हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और हाफिजली एग्ज़ाम के हम पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का जो 8th क्वेश्चन है उसकी हम बात करने वाले हैं। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। और क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल थीटा। मतलब सीधा सीधा आपसे क्या पूछा गया है, फार्मूला पूछा गया है। किसका फार्मूला पूछा गया है? सेक्टर का। और सेक्टर के लिए जो एंगल आपको यूज करना है, उस एंगल की वैल्यू आपको क्या लिखनी है? थीटा लिखनी है। तो सिंपल सा इसका फार्मूला होता है। इसके फार्मूले की अगर बात करो तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या आता है आपका? 360 आता है, 360 डिग्री आता है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है। और अगर पेपर में बात करोगे तो पेपर में ये जो है ऑप्शन नंबर सी आपके साथ में जो है वो करेक्ट आंसर है। द एरिया ऑफ द सेक्टर विद एंगल थीटा। तो थीटा की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे पुट करनी है आपको। और फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 360। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास? सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हाफ स्फेयर। हाफ स्फेयर का मतलब यहाँ पे आप इससे समझ सकते हो कि हेमीस्फेयर आपको दे रखा है। हाफ समझो या फिर क्या समझ सकते हो आप? हेमीस्फेयर भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों एक ही वर्ड है। और इसका क्या पूछा गया आपसे? टीए से पूछा गया है। तो टीए से जो होता है टोटल सरफेस एरिया किसका? हेमिस्फेयर का। तो टीए से आपका क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है? टीए से होता है। और ऑप्शन की बात करो तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर इसी के साथ अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ना पूछ के सी से पूछ लेता, कर्ड सरफेस एरिया अगर आपसे पूछा जाता, तो कर्ड सरफेस एरिया जो इसका होता है, ये क्वेश्चन इसका कंप्लीट हो गया है। मैं जनरली ऐसे ही लिख रहा हूँ कि सी ए से जो होता है, इसका सी ए से जो होता है वो क्या होता है आपका? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में टी ए से पूछा गया है, तो टी ए से की वैल्यू आपकी क्या होने वाली है? 3 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें जो था ऑप्शन नंबर कौन सा था आपका? सी था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? फर्स्ट का 10th क्वेश्चन 2, 5, 7, 3 और 6, और साथ में इसका क्या दे रखा है? मीडियन आपको फाइंड करना है। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखी है एक, उसका क्या फाइंड करना है आपको? मीडियन फाइंड करना है, माध्यक निकालना है। और 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 7 है, 3 है, 5 है, और साथ में क्या लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। अब मीडियन या डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं? तो देखो, मीडियन निकालने के लिए सबसे सिंपल चीज क्या है कि सबसे पहले तो जो आपका डेटा दे रखा है आपको, कोई भी जो डेटा इस तरह से लिखा हुआ है वो डेटा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको आप लिखने वाले हो तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले क्या आएगा आपका? 2 आएगा। और 2 के बाद में आप क्या लिखने वाले हो? 3 लिखने वाले हो। 3 के बाद में क्या आ जाएगा आपके पास? 5। 5 के बाद में क्या आ जाएगा? 6। एंड 6 के बाद में क्या आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले 2 लिखा, 2 के बाद में इंक्रीजिंग में आप क्या लिखोगे? 3। 3 के बाद में हमारा नंबर कौन सा है? 5। और उसके बाद में कौन आ जाएगा? 6। एंड कौन आ जाएगा? 7 आ जाएगा। उसके बाद मीडियन के 2 फार्मूले हैं, इवन और ऑड के। तो इवन और ऑड में यहाँ पे हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? 1, 2, 3, 4 और 5। तो 5 डिजिट है, 5 डिजिट का मतलब ऑड का फार्मूला आपको यूज करना है। तो ऑड नंबर्स के लिए, विषम संख्याओं के लिए जो ऑड नंबर्स के लिए जो फार्मूला होता है, ऑड नंबर्स के लिए फार्मूला क्या होता है? n/2। डायरेक्टली हमको क्या करना पड़ता है? n/2 करना पड़ता है। तो n/2 अगर हम करते हैं यहाँ पे, तो n/2 के साथ में हमको क्या मिल जाएगा? 5। यहाँ पे तो हम क्या लिखने वाले हैं? 5। और डिवाइड बाय क्या लिखने वाले हैं? 2। और यहाँ पे n के साथ में जो है वो हम क्या लिखेंगे? n/2 प्लस में क्या लगा देंगे? 1 लगा देंगे, क्योंकि इवन और ऑड के लिए अलग अलग फॉर्मूले लिखे गए। इवन और ऑड के लिए अलग अलग फार्मूले लिखे हुए हैं। और ऑड के लिए जो फार्मूला इसका ऑड के लिए जो फार्मूला आप बनाने वाले हो, ऑड के लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n+1 डिवाइड बाई 2। और अगर डायरेक्टली अगर आपको इवन का याद रखना है, n+1 डिवाइड बाय क्या होता है? 2 होता है। और इन केस आपको इवन नंबर्स मिलने वाले हैं, तो इवन नंबर्स के लिए आपका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? n/2 होता है। एंड n/2 और प्लस में हमको क्या लगाना पड़ता है? 1 भी लगाना पड़ता है। तो इवन के लिए 2 फार्मूले में यूज होते हैं, दोनों एक साथ ही हमारे यूज होंगे। यहाँ पे इवन नंबर्स नहीं है हमारे पास, कौन से नंबर्स है? ऑड नंबर्स है। तो ऑड नंबर्स के लिए आप ऑड नंबर वाला फार्मूला लगाना है, इवन वाला नहीं लगाना है। तो ऑड के लिए आप क्या लगाओगे? एन की जो वैल्यू दे रखी है, एन हमारे पास कितना है यहाँ पे? एन इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 5 है, क्योंकि इनकी नंबर की अगर काउंटिंग करोगे आप तो कितने नंबर्स आपको मिलने वाले हैं? 5 नंबर्स। तो यहाँ पे लिखोगे आप 5, प्लस में क्या लगाओगे? 1, एंड डिवाइड बाय आप क्या लगाने वाले हो? 2 लगाने वाले हो।
तो 5 + 1 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, थर्ड। और ये जो है थर्ड टर्म आपको दे रखी है, थर्ड टर्म आपका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। इसका मतलब आगे से या पीछे से आप काउंट कर लो, नंबर थर्ड पे जो पोजीशन है 3 आंसर नहीं है। 3 का मतलब क्या हो, यहाँ पे ऑप्शन 3 नंबर क्लिक कर देना, बी ऑप्शन आपका राइट नहीं है। आपको क्या करना है, थर्ड पोजीशन पे जो नंबर है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो थर्ड पोजीशन की बात करें तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है 2, फिर कौन है 3, फिर कौन है 5, फिर कौन है 6 और फिर कौन है 7। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे कौन आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। इसका मतलब आपका जो आंसर होने वाला है, राइट आंसर कौन सा होने वाला है, 5। 5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर, 2 3 5 6 7, इसका मतलब आपको क्या करना है, थर्ड ऑप्शन चेक करना है। जो नंबर थर्ड सी पे जो आपका बना हुआ है वो कितना आ गया आपके पास, 5। कैसे चेक करना है कि n+1 डिवाइड बाई 2 करोगे, 6/2 करोगे, फिर क्या मिलेगा आपको 3, और थर्ड टर्म जो आपकी वो थर्ड टर्म पे जो वैल्यू बैठी हुई है वो आपका क्या है, आंसर है। तो 2 3 और 5, थर्ड टर्म पे कौन बैठा है आपका, 5 बैठा है। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 11 क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी पूछी गई है इम्पॉसिबल इवेंट की। तो इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी सबको पता होता है कि इम्पॉसिबल जो इवेंट होता है ऐसा इवेंट जो कभी भी होना जिसका पॉसिबल नहीं है। आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई असंभव घटना है उसकी आपसे क्या पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, प्रायिकता पूछी गई है। तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है आपकी, 0 होती है। तो आंसर आपका कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, आंसर क्या आने वाला है, 0 होने वाला है। इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इम्पॉसिबल की जगह पॉसिबल इवेंट पूछा होता तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या आती। अगर किसी संभव घटना की प्रायिकता पूछी गई है तो फिर उसका आंसर क्या आता, तो फिर उसका आंसर आपका क्या आता, 1 आता। ठीक है, तो अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर पॉसिबल इवेंट है तो फिर आपका आंसर क्या आने वाला है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहां से आपसे इम्पॉसिबल पूछा गया था तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। चलो नेक्स्ट 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन 5 3 8 x और 4 और इनका मीन दे रखा है। मीन की वैल्यू कितनी है, 6, और x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। मीन का मतलब क्या दे रखा है आपको, माध्य दे रखा है। मीन का मतलब क्या दे रखा है, माध्य दे रखा है। कितना है माध्य, 6 दे रखा है। और इन सब की वैल्यूज दे रखी है, साथ में मीन की वैल्यू दे रखी है, और पूछ रहा क्या है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मीन निकालने का जो फार्मूला है, मीन निकालने का फार्मूला क्या होता है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू टोटल करना है सबका। तो अगर आप टोटल करते हो तो देखो क्या आएगा आपके पास, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा, 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20, और प्लस में कौन सा आएगा आपका, x आएगा। और डिवाइड बाय टोटल नंबर, टोटल नंबर आपके पास कितने दे रखे हैं यहाँ पे, 5 दे रखे हैं। क्लियर, यहाँ तक सबका टोटल किया 20, प्लस में क्या लगा दिया, x, डिवाइड बाय क्या आ गया 5, और यहाँ पे x बार इज इक्वल टू, ये पूरा फॉर्मूला हमने बना दिया। अब x बार मीन का मतलब होता क्या है, मीन का मतलब क्या होता है, x बार। तो x बार की वैल्यू पहले से ही दे रखी है, वो कितनी है, 6 है। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे हम किसको रखने वाले हैं, 6 को रखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 6 इज इक्वल टू 20, प्लस में क्या आ जाएगा x, और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 5। 5 × 6 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 30। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसमें क्या आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू 20, प्लस में क्या आ जाएगा x। और जब प्लस के 20 को अगर इधर लिखेंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। और 30 में से अगर 20 को माइनस करेंगे तो x की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी हमारे पास, 10 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसमें आपको ये आपका कौन सा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। इसमें मीन वैल्यू आपको दे रखी थी, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की। तो x की वैल्यू हमने निकाली, x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई हमको, 10 मिल गई। ठीक है, तो इस सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी नहीं, सेक्शन ए के ही जो अभी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा अब स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं बहुत सारे, उनको हमको क्या करना है, फिल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 में जो दे रखे हैं उनमें फिल इन द ब्लैंक्स आपको क्वेश्चन दे रखे हैं। आपको कोई स्टेटमेंट दे रखा है, कोई डेफिनेशन दे रखी है, उस डेफिनेशन को पढ़ के आपको आंसर्स बताने हैं कि क्या आपके आंसर्स रहने वाले हैं। क्लियर, तो इनमें आपको देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं तो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन दी सर्कल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जो पॉइंट है वो पॉइंट कहां पर है, पॉइंट जो है वो ऑन दी सर्कल है, मतलब सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट बना रखा है और वहां से आपको क्या
वहां से आपको क्या डिजाइन करनी है, टेंजेंट डिजाइन करनी है। टेंजेंट का मतलब स्पर्श रेखा आपको बनानी है। सर्कल का मतलब वृत्त के ऊपर कोई एक पॉइंट है, तो वहां से आप कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हो, वो आपको उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या लिखना है, उसका आंसर लिखना है। तो अगर आप छोटा सा एक सर्कल बना के देख सकते हो, जैसे छोटा सा हमने ऐसे कोई सर्कल बना दिया इस तरह का, और सर्कल के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, तो आपको ये बताना है कि इस पॉइंट से पास आउट होने वाली आप कितनी टेंजेंट, कितनी स्पर्श रेखाएं आप बना सकते हो। तो हमको पता है कि सर्कल पे एक पॉइंट है, तो यहाँ से सिर्फ ओनली वन, या सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा, एक ही टेंजेंट खींची जा सकती है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आने वाला है, टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन द सर्कल। ए पॉइंट है, ध्यान रखना, मतलब एक पॉइंट है, और कहाँ पे ये पॉइंट सर्कल के ऊपर है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, वन टेंजेंट, या फिर आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ओनली वन। क्या आंसर में आपको लिखना पड़ेगा कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ऑन दी सर्कल। क्लियर? तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको या तो वन लिखना है, या फिर क्या लिखना है, ओनली वन लिखना है। चलो नंबर टू में दे रखा है साइन स्क्वायर 45 प्लस में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 45। या तो आप क्या करो, टेबल से यहाँ पे वैल्यू रख लो कि साइन 45 की वैल्यू रख लो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, कोस 45 की वैल्यू लिख लो, ऊपर स्क्वायर लगा दो, और स्क्वायर लगाने के बाद दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको ये चीज टेबल नहीं रखनी है, डायरेक्ट आंसर चाहिए, तो आपको ये आइडेंटिटी भी याद रखनी चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या आता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, उनकी टोटल वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, वन के इक्वल होती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि इस थीटा की यहाँ पे जो थीटा की वैल्यूज रखी गई है, दोनों जगह थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो थीटा यहाँ लिखा गया है वही थीटा अगर यहाँ पे है, और साइन और कोस लिखे हुए हैं, उनके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, वन आने वाला है। तो साइन स्क्वायर 45, देखो थीटा की वैल्यू क्या रखी गई है, 45। कोस स्क्वायर 45, अगेन थीटा की वैल्यू क्या रखी गई है, 45 रखी गई है, दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है। इसका मतलब आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, वन आने वाला है, कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 45 की टोटल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वन होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द कॉमन पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड। मतलब कोई सर्कल बना रखा है, जैसे कोई सर्कल हमने इस तरह से बना दिया है, ये आपका सर्कल हो गया, यहाँ पे कोई पॉइंट हो गया, और पॉइंट से पास आउट होने वाली हमने एक टेंजेंट भी बना दी। अब ये कह रहा है कि ये टेंजेंट का और इस सर्कल का कोई कॉमन पॉइंट होगा। कॉमन पॉइंट कौन सा, इस वाला कॉमन पॉइंट। तो इस वाले कॉमन पॉइंट को एक नाम भी दे रखा है, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में तो आप बोलोगे स्पर्श बिंदु, और अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो तो फिर आप क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या नाम है उसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। जहां पे वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, तो वहां पे जो पॉइंट का नाम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। किस किस को कॉमन पॉइंट है, किसका कॉमन पॉइंट, एक तो कॉमन पॉइंट किसका होना चाहिए, सर्कल का होना चाहिए, और एक किसका होना चाहिए, टेंजेंट लाइन का। तो इनका एक कॉमन पॉइंट होता है, और उस कॉमन पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्पर्श बिंदु बोल सकते हो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 3506545 इज, इसका क्या फाइंड करना है हमको, मोड फाइंड करना है। मोड का मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन आपको देखना है कि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर आपका कौन सा है। तो सबसे ज्यादा नंबर रिपीट होने वाला नंबर कौन सा है, देखो यहाँ पे देखोगे तो 5 1 टाइम आ रहा है, 5 2 टाइम आ रहा है, और 5 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम आ रहा है। तो इन सारे नंबर्स में 5 का रिपीटेशन सबसे क्या है, ज्यादा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन रिपीट हो कौन रहा है, कौन रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 5 रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्लियर? तो मोड जो है इसका क्या निकलने वाला है, 5 निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ P इज इक्वल टू क्या दे रखा है 0.95 देन PE बार इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लोगे। फॉर्मूला क्या है कि PE प्लस में क्या आएगा आपका, PE बार इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। प्रोबेबिलिटी इवेंट की और प्रोबेबिलिटी नॉट पॉसिबल इवेंट की इज इक्वल टू में क्या होता है आपका, 1 होता है। तो PE प्लस PE बार इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 होता है। अब आपको PE बार की वैल्यू निकालनी है, तो PE की जगह तो आप क्या लिखोगे, 0.95, ये आपको फाइंड करना है, और इसको किस में से माइनस कर दोगे आप, 1 में से माइनस कर दोगे। मतलब जैसे ही इस वैल्यू को आप 1 में से माइनस करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसको 1 में से अगर मैं माइनस करता हूं तो क्या आएगा आपके पास, 0.05 आएगा। ये ध्यान रखना 0.05 है, 0.5 नहीं है, यहाँ पे 0.5 नहीं आएगा, माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको, 0.05 मिलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स का। 4 और 5 दे रखे हैं,
और पूछ रहा है एप्सिका की वैल्यू आपको क्या करनी है, बतानी है। तो एप्सिका की वैल्यू कैसे निकालते हैं? एप्सिका का मतलब जनरली होता क्या है कि किसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है, एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है कि इस कोऑर्डिनेट के लिए जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है, और एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो इसके फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या लिखने वाले हो, 4 लिखने वाले हो। और एप्सिका को अगर आपको हिंदी में लिखना हो तो एप्सिका को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। चलो अच्छा, एप्सिका को एक्स की वैल्यू को अगर एप्सिका बोलते हैं या भुज बोलते हैं, तो फिर वाई की वैल्यू को क्या बोलते हैं? वाई की वैल्यू को बोला जाता है ऑर्डिनेट। क्या बोला जाता है? वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्डिनेट बोला जाता है। ऑर्डिनेट को हम क्या लिखते हैं? कोटि लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑर्डिनेट को कोटि लिखते हैं। यहाँ पे आपको ऑर्डिनेट या कोटि नहीं पूछी गई है, यहाँ पे आपको एप्सिका, एप्सिका का मतलब एक्स की वैल्यू पूछी गई है, तो एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो आपका आंसर क्या होता? 4 होता। और अगर यहाँ पे ऑर्डिनेट या कोटि लिखा होता तो फिर आपका आंसर क्या होता? -5 होता। क्लियर? तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। फर्स्ट वाले का आंसर आपका क्या है? ओनली 1। सेकंड वाले का आंसर क्या है? आपका 1। थर्ड वाले का आंसर आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फोर्थ का आंसर आपका क्या बन रहा है यहाँ पे? 5। और फिफ्थ का आंसर आपका क्या बन रहा है? 0.05। और एप्सिका की वैल्यू जो लास्ट क्वेश्चन है आपका 6, उसकी वैल्यू जो है वो क्या बन रही है आपकी? 4 बन रही है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन है, उनकी हम बात नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। यहाँ तक हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। फिल इन द ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। और अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होगा, फर्स्ट और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से हमारा वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। और 3 वाला जो क्वेश्चन है वो भी आपके 1-1 मार्क्स के रहेंगे। और 1-1 मार्क्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे गए हैं, इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अभी तक अगर आपने ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को क्या करना है? शेयर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।